नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं मानवाधिकारों की। और मानवाधिकारों की बात इसलिए क्योंकि जब भी कोई पुलिस इनकाउंटर जैसी घटनाएं होती है तब ये मानवाधिकारों की बातें अचानक से सामने आने लगती है। इसके बारे में हम सबसे आसानी से ये कह सकते हैं कि ये कुछ वैसा ही है जैसा कर्ण को धर्म याद आ जाना। आमतौर पर कर्ण को धर्म याद नहीं आता, लेकिन जब उसकी बारी आती है, जब उसका रथ खराब हो गया होता है और वो मारा जाने वाला होता है, उस समय अचानक उसे धर्म याद आने लगता है, भले ही पूरे जीवन उसने अधर्म करने में ही अपना जीवन बिताया हो। तो यहाँ वैसा ही कुछ हो रहा है। और ऐसी बातें जब होती हैं तो कई बार लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण के उदाहरण देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और कई बार धर्म को व्यक्ति से ऊपर मानते थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो धर्म और व्यक्ति को मिलाकर देखते थे। और अगर व्यक्ति की हानि हो रही हो धर्म की वजह से तो वो धर्म का साथ छोड़कर और थोड़ा सा धर्म को अपने हिसाब से बदलकर, अपने हिसाब से उसकी समझ को बदलकर और वैसे प्रयोग करने की सलाह देते थे। हालांकि सच्चाई का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये केवल एक अवधारणा है। सच्चाई का इससे कुछ भी लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप बाली वध का प्रसंग देखेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान श्री राम बाली का वध करने के बाद यही कहते हैं कि तुम पशुओं जैसे थे, इसीलिए तुम्हारे साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया गया है। अपने भाई की पत्नी का अपहरण कर लिया था तुमने, ये बिल्कुल पशुवत व्यवहार था, इसीलिए तुम्हें जैसे पशुओं को मारा जाता है कुछ वैसे ही पशुओं के शिकार की तरह तुम्हारी हत्या की गई है और इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी आज की दुनिया में होता है। जब अपराधियों के मानवाधिकारों की बात होती है तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जिस आदमी के मानवाधिकार की बात हो रही है क्या वो मानवों की तरह व्यवहार करता था? अगर नहीं करता था तो फिर उसके मानवाधिकार कहाँ से आ गए? अभी अभी जो इनकाउंटर की खबरें आ रही हैं, एक के बाद लगातार कई इनकाउंटर की खबरें आई। पहले तो झांसी में एक इनकाउंटर हुआ और उसमें अतीक का बेटा मारा गया। ये अपराधी जो था ये कुछ ही दिन पहले एक बड़े हत्याकांड में, उमेश पाल हत्याकांड में, जो कि एक मामले में गवाह थे, उनकी हत्या कर देने के मामले में ये आदमी आरोपी था। कई सीसीटीवी कैमरा में इसकी तस्वीरें नज़र आई थी। इस मामले में जो बम चलाने वाला अभियुक्त था, जो आदमी बम चलाता हुआ नज़र आ रहा था वीडियो में, उस व्यक्ति को भी एसटीएफ ने, यूपी एसटीएफ ने घेर कर मार डाला है। कहीं राजस्थान की ये घटना है। जैसे ही ये खबरें बाहर आनी शुरू हुई तो जो यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, मतलब जो हम जानते हैं कि वो इसी पक्ष से बात करेंगे, जैसे कि हमारे ओवैसी खुद ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भाई खुद ही ये कह रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो फिर हम दिखा देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये इनकाउंटर जो है ना, ये सही तरीका नहीं है, इसे न्यायालय में ले जाना चाहिए था, पूरा मामला चलना चाहिए था, बरसों तक न्याय की गुहार और न्याय की दुहाई दी जाती और उसके बाद कहीं जाकर फैसला आता भी तो बहुत देर हो चुकी होती। उमेश पाल जिस मामले में गवाह थे वो मामला भी कोई बहुत सीधा सपाट सा मामला नहीं था। वो मामला भी ऐसे ही जघन्य अपराधों का मामला था जिसमें उन्हें गवाही देनी थी और वो कोई बहुत मामूली व्यक्ति थे ऐसा भी नहीं था। उमेश पाल विधायक रह चुके थे। अब जब विधायक रह चुके व्यक्ति की सुरक्षा केवल इतनी है कि उसे गवाही देते समय उसके पुलिस सुरक्षा कर्मियों के साथ मार डाला जाए तो एक आम आदमी कहां से गवाही देने की हिम्मत जुटाएगा? जाहिर है अगर इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता, अपने तरीके से जीवन जीने दिया जाता तो ये एक आम समाज की कभी रचना होने ही नहीं देता। एक सुरक्षित समाज की भावना जो एक आम आदमी के मन में होती है वो कभी पनप ही नहीं पाती। यूपी में अभी हाल में जो बदलाव हुए हैं उनके मद्देनज़र हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि आम आदमी का पुलिस प्रशासन में भरोसा बढ़ा है। वो जानता है कि अगर कोई अपराधकर्मी है तो उसे दंड भी मिलेगा। आज मिले, कल मिले, परसों मिले, लेकिन दंड मिलेगा।
वो पुलिस से बचकर भाग नहीं सकता। गले में तख्तियां लटकाए अपराधी खुद ब खुद पुलिस थाने में सरेंडर करने आ रहे हैं। ऐसा होते हुए एक दो बार नहीं, दर्जनों बार देखा जा चुका है। इसके बावजूद जब नेता लोग अपराध कर्मियों का इस तरह बचाव करने आते हैं तो आश्चर्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी के नेता थे अतीक, उस समाजवादी पार्टी के मुखिया ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा गलत हो गया, इसे नहीं मारा जाना चाहिए था। इसके पीछे पीछे कुछ पूर्व अपराध कर्मी कहना ठीक होगा या नहीं होगा, हम इस बारे में बहुत दावे से नहीं कह सकते, क्योंकि ये आरोपी है। कुछ मामलों में इस पर आरोप रहा और ये एक बार पुलिस थाने ले जाया गया था, जिसकी तस्वीरें हम लोगों ने देख रखी हैं। और ये व्यक्ति अचानक कह रहा है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है। इसने ब्रैकेट में मुसलमान लिख रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये अब दो समुदायों के बीच वैमनस्य भड़काने की कोशिश कर रहा है, मतलब हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग दिखाकर कि हिंदुओं के साथ अलग किस्म का व्यवहार होता है, मुस्लिमों के साथ अलग किस्म का व्यवहार होता है, ऐसा कुछ दर्शाने की बात कर रहा है। जबकि हम सभी लोगों को याद है कि हाल में ही विकास दुबे नाम के एक अपराध कर्मी का इनकाउंटर हुआ था। और विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ था तो किसी ने ये नहीं कहा था कि भाई ये बड़ा ही गलत हो गया, एक मासूम को मार दिया गया। अपराधी था, पुलिस से लड़ा, दोनों ओर से गोलियां चली और मारा गया। ऐसा ही अभी वाले मामले में भी हुआ है। भाई तुम पुलिस पर बम फेंकते हो, गोलियां चलाते हो, अदालत जा रहे एक गवाह को मार डालते हो और उस गवाह के साथ साथ एक आध पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं। उसके बाद तुम पुलिस से भागते हो, लंबे समय तक पुलिस से जो फरार रहते हो, उसमें तुम्हें जो लोग समर्थन देते हैं वो सरकारी नौकरी वाले थे। सिर्फ अपनी कौम का होने के नाम पर उन्होंने तुम्हें बचा रखा था। लेकिन कितने समय तक चला ये? ज़्यादा समय तक तो चल नहीं पाया। आखिरकार झांसी में ये अपराधी पकड़ा गया और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो गोलियां चली, दोनों ओर से गोलियां चली और विदेशी स्वचलित हथियारों के होने के बावजूद अपराधी जो था वो मारा गया। भाई उतने ट्रेंड नहीं थे तुम उन हथियारों पर, पुलिस से निपट सको इतनी क्षमता नहीं थी तुम्हारी, पुलिस पर गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, पुलिस पर गोलियां चलाई तो नतीजा भी वैसा ही भुगतना पड़ा। जो बमबाज अपराधी था वो राजस्थान में कहीं जाकर छुपा हुआ था। पुलिस ने उसे घेरा, एसटीएफ ने उसे घेरा और पकड़ने की कोशिश की, मगर वहाँ भी वही हुआ। दोबारा अपराधी था और पहले भी एक बार पुलिस पर हमला करके बच के निकल चुका था, तो उसे लगा होगा शायद कि मैं इस बार भी बच जाऊंगा, तो उसने फिर से कोशिश की और मारा गया। इसमें जो लोग बचाव करने आ रहे हैं वो सब के सब वैसे ही लोग हैं जिनके ऊपर हम लोग हमेशा से ये जानते हैं कि ये एक समुदाय का वोट लेने के लिए, उसे वोट बैंक समझते हुए, ये सोचते हुए कि वो बेवकूफ़ है, अपराधियों को अपना मसीहा समझता होगा, उसे ये समर्थन दे रहे होते हैं और अपराध कर्मियों की छवि बने समाज में उनके प्रति ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनसे वोट ले लेना चाहते हैं और इस नाम पर वो उसका समर्थन करने आ जाते हैं। इसका लंबा अगर नतीजा देखा जाए तो बहुत बुरा होता है। उदाहरण के तौर पर अभी जैसे उमेश पाल की पत्नी कह रही है कि अच्छा हुआ मुझे न्याय मिल गया, मुझे न्याय मिल पाया। ऐसे कई लोग होंगे, क्योंकि खुद अतीक अहमद पर 100 से अधिक मामले दर्ज हैं, 100 से अधिक एफआईआर हैं। तो सोच लीजिए कि कम से कम 100 परिवार ऐसे हैं जो हर दिन ये सोचते होंगे कि मुझे न्याय कब मिलेगा। जब आप मानवाधिकारों के नाम पर किसी एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ देते हैं, ढीली सजा देते हैं, धीमी सजा देते हैं या कम सजा देते हैं, तो ऐसे 100 परिवारों पर अन्याय तो अपने आप ही हो जाता है। तो ये जो जुमला होता है जिसमें कहा जाता है कि भले एक 100 अन्यायी छूट जाएं मगर एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए, 100 गुनहगार भले ही उसमें छूट जाएं, ये जो कहा जाता है इसमें 100 गुनहगार जो छूटते हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप ही 100 और लोगों पर, 100 और परिवारों पर जुल्म करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो है वो इस सोच में ही है
कभी भी इस सोच के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो नतीजे बहुत अच्छे निकलेंगे, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। इस सोच में एक इनहेरेंट खराबी है। इनहेरेंट खराबी ये है कि जो 100 गुनहगार निकल गए वो आगे और 100 लोगों पर जुल्म करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से 100 जिन लोगों के ऊपर गुनाह हुआ और उन गुनहगारों को आपने छोड़ दिया, उसमें जो असंतोष की भावना आएगी, तो 100 परिवार या 100 लोग ऐसे थे जिनमें वो असंतोष की भावना घर कर गई। सरकार के प्रति उसकी जो मंशा थी, उसका जो नज़रिया था, वो बिगड़ गया, बुरा हो गया। तो इन वजहों से कभी भी इस सोच के साथ कि 100 गुनहगार छूट जाएं, एक गुनहगार को सज़ा ना हो, एक बेगुनाह को सज़ा ना हो, 100 गुनहगार छूट जाएं मगर एक बेगुनाह को सज़ा ना हो, इस सोच के साथ काम करना कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता। ये ज़बरदस्ती की सोच है जो भारतीय कानूनों पर लाद दी गई है और इनमें बदलावों की ज़रूरत है। कुछ एक मामलों में ये कानून नहीं चलता, जैसे कि डकैती के मामलों में ये सिद्धांत नहीं चलता, फिर बलात्कार या यौन शोषण जैसे मामलों में ये सिद्धांत नहीं चलता। वहाँ पर आपको पहले ही अपराधी मान लिया जाता है और जुल्म से छूटने की, वहाँ पर पहले ही आपको अपराधी मान लिया जाता है और अपने ऊपर से आरोप हटाने की जिम्मेदारी जो होती है वो आरोपी के सर पर होती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के सर पर अपराध सिद्ध कर जिम्मा होता है, तो वहाँ पर मामला बदल जाता है। लेकिन बाकी सारे मामलों में हम लोग देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि 100 गुनहगार भले छूट जाएं मगर एक बेगुनाह न छूटे का जुमला चलता रहता है और इस सोच में भी बदलाव की हमें ज़रूरत है। भारतीय दंड संहिता में, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी 1860 में बनाई गई थी और उस समय से अभी तक चली आ रही है, उसमें जो बदलाव नहीं किए गए हैं उन बदलावों के बारे में भी भारत को अब सोचना शुरू करना चाहिए, क्योंकि कब तक हम लोग अंग्रेज़ों के बनाए कानून को ढोते रहेंगे अपने सर पर, इस बारे में हम लोगों ने सोचा ही नहीं। ये सारी चीज़ें एक मामूली से इनकाउंटर से निकल कर सामने आती हैं और इनकाउंटर से और क्या क्या सामने निकल कर आता है। इनकाउंटर से ये सामने निकल कर के आता है कि पड़ोसी राज्य, यूपी का पड़ोसी राज्य बिहार, वहाँ के नेता क्या कह रहे हैं। बिहार के नेता ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसे कायम रखी जाती है, इसके बारे में बिहार की सरकार को, बिहार की मौजूदा सरकार को यूपी से सीखना चाहिए। बिहार की मौजूदा सरकार के कारनामे अगर अभी हाल फिलहाल के देखें हम लोग, तो ये पता चलता है कि बिहार में कई सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई हैं और उनमें ढंग से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर बड़ी बड़ी बम विस्फोट की घटनाएं हुई और उन बम विस्फोट की घटनाओं का फिर तफ्तीश करने के बाद नतीजा क्या निकला? शून्य। गजवाए हिंद के प्लान के साथ एक संस्था का जो मुख्यालय था वो पकड़ा गया, कई पैम्पलेट, बम बनाने के सामान, हथियार वगैरह पकड़े गए। उस मामले में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो बिहार की तुलना अगर आप करेंगे अभी के यूपी से, तो बिहारी जो होता है वो अभी यूपी की तरफ देख रहा होता है और देख रहा होता है कि कानून व्यवस्था वहाँ पे कितनी अच्छी है और हमारे पास जो स्थिति है वो कितनी बुरी है। तो इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। राजनेताओं को सीखना चाहिए कि एक अच्छी व्यवस्था देने से जो नतीजा निकलता है वो क्या हो सकता है। फिलहाल इनकाउंटर पर बहस तो जारी रहेगी और इनकाउंटर पर लोग और दूसरे अलग मुद्दों पर बात करेंगे। आप सुनते रहिए और देखते रहिए क्या सीखा जा सकता है किसी घटना से, घटना का लंबे समय पर कोई प्रभाव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप सोचना जारी रख सकते हैं। धन्यवाद। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम